नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में काव्य बोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर दिखाने वाला हूं, यानी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप 9th में हैं या 10th में हैं या किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए 9th से 10th है ना, या 11th 12th सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि 9th 10th में है तो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि काव्य है ना, काव्य के बारे में महाकाव्य किसे कहते हैं, या खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जैसे खंड काव्य क्या होता है और महाकाव्य क्या होता है। ठीक है ना, तो अंतर भी पूछा जाता है, तो आप अंतर भी बता सकते हैं या इनका विशेषता पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा आपको कि देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि महाकाव्य के लक्षण बताइए और उसकी कथा की विशेषता लिखिए। तो यदि महाकाव्य के लक्षण या विशेषता पूछे, ठीक है, तो यह अंतर पूछे। यदि महाकाव्य खंड काव्य में अंतर पूछे तो एक तरफ आपको महाकाव्य लिखना है, एक तरफ खंड काव्य लिखना है। उनकी विशेषताओं को ही लिख देना है। ठीक है ना, उनकी विशेषताओं को ही लिख देना है ना, अंतर में। और यदि विशेषताएं पूछे तो उन्हीं अंतर को विशेषताओं में पॉइंट बना के लिख देना। जैसे यहाँ पर देखिए महाकाव्य के लक्षण या परिभाषा निम्न है ना, या लक्षण कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। इसमें जीवन की विशद व्याख्या होती है, यानी जीवन की क्या होती है, विशद संपूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। ठीक है, और दूसरा है इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। ठीक है ना, तीसरा है महाकाव्य का नायक उदात्त चरित्र, धीर वीर व गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत व वीर रस में से कोई एक रस की प्रधानता होती है, शेष रस गौण होते हैं। और पांचवा है महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। तो ये हो गया आपका महाकाव्य की विशेषताएं, और इसे से आप परिभाषा भी बना सकते हैं। देखिए महाकाव्य वह काव्य है जिसमें जीवन की विशद व्याख्या होती है, जीवन की संपूर्ण व्याख्या होती है, और इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। बस इतना लिख देंगे, परिभाषा आपका बन गया। ठीक है, यदि विशेषताएं आप बनाना चाहते हैं तो इसी को आप पॉइंट डाल के लिख दीजिए, विशेषताएं हो गया। ठीक है, यदि अंतर आप लिखना चाहते हैं तो महाकाव्य की तरफ इतना, ये 5 अंतर लिख दीजिए, और एक तरफ खंड काव्य का अंतर लिख दीजिए। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा खंड काव्य का, इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें लिखा है कि इसमें जीवन की एक विशद व्याख्या होती है महाकाव्य में, लेकिन खंड काव्य में हो जाएगा कि जीवन की किसी एक भाग या एक घटना का चित्रण होता है। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा है कि इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, तो इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती है खंड काव्य में। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा है महाकाव्य में श्रृंगार, शांत व वीर रस में से कोई एक रस की प्रधानता होती है, तो खंड काव्य में आप क्या लिखेंगे कि खंड काव्य में अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है खंड काव्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंतर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से। तो ये रहा खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य का मैंने बोल के बता दिया आपको, तो खंड काव्य का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और महाकाव्य के लक्षण जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। और देखिए इधर मैं आपको खंड काव्य का दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्यों के नाम। तो खंड काव्य में ये परिभाषा है, इसी से आप लक्षण या इसी से आप विशेषताएं बना सकते हैं। यदि पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा तो विशेषताएं बन जाएगा। देखिए खंड काव्य वह रचना है जिसमें जीवन का कोई एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण होता है ना। खंड काव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है, ये हो गया। और प्रसिद्ध खंड काव्य पंचवटी हो गया, जयद्रथ वध हो गया, नरहुष, सुदामा चरित, पथिक, हल्दीघाटी, ये प्रसिद्ध खंड काव्य है। ठीक है, अब चलिए मैं दिखा देता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 में कि हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य और उनके रचयिताओं के नाम। तो दो पूछा जाता है। देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए और उनकी रचयिताओं के नाम। ठीक है ना, यानी किसने रचना किया। तो आपको जरूर याद रखना है कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ये रामचरितमानस महाकाव्य हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। 2 कम से कम याद रखना है। ठीक है, जैसे कामायनी हो गया जयशंकर प्रसाद का, उर्वशी हो गया रामधारी सिंह दिनकर का, साकेत हो गया मधली शरण गुप्त का, पद्मावत हो गया मलिक मोहम्मद जायसी का। इनमें से 2-3 जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 महाकाव्यों के नाम और लिखिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए।
तो देखिए छात्रों, यहाँ पर रस किसे कहते हैं, ठीक है ना, व्याकरण भाग से है रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि रस किसे कहते हैं, आता है, ठीक है। तो रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह से रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो यदि आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए है, ये जो भी बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन आप यदि परिभाषा शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना है कि देखिए रस क्या है ना। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ठीक है ना। रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये तो काव्य की परिभाषा हो गई है ना, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये काव्य की परिभाषा हो गई यहाँ से, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रस को काव्य की आत्मा बताया गया है, यानी रस के बिना काव्य की कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। रस के बिना काव्य की कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो रस क्या है, यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ को, काव्य का शरीर, अलंकार को आभूषण और छंदों को उसका बाह्य परिधान या रस को आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो रस की मेन परिभाषा है, आपको यदि लिखना है कैसे लिखना है, यदि पूछता है कि रस किसे कहते हैं, तो काव्य में पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। समझिए, यहाँ से आपको लिखना है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है कि रस किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है कि काव्य के पढ़ने, सुनने, यानी कोई भी काव्य मतलब कविता, पाठ, कुछ भी हो गया, तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसके अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही क्या कहलाता है, वही काव्य में रस कहलाता है। बस इतना लिख देना है आपको, ठीक है। और रस के अंग, ठीक है, तो ये रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। और देखिए विभाव 2 प्रकार से होता है, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार से होता है, आशय और विषय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और देखिए रस के स्थायी भाव, ठीक है ना, रस कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, 9 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है रस, ठीक है, और इनके स्थायी भाव दिया गया है। तो ये देख लीजिए, इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में बनता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का क्या होता है, हास होता है, ठीक है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, भयानक का भय होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, वीर का उत्साह होता है, शांत का निर्बोध होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा रस की परिभाषा, रस से क्वेश्चन, ठीक है, बच सकता है, ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बताते चलूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर इसको हम बंद करते हैं और फिर मिलते हैं, अच्छा। और जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और बहुत सारे बता दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ चलते हैं, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप किए हैं तो कोई बात ही नहीं है, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।